हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लीगल स्टडीज़ के थर्ड चैप्टर को देखेंगे, जो कि है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लास्ट के अगर दिनों में हम लोगों ने अपने सिलेबस का 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है। पूरा डिटेल वे में वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले आप जाके उसे देखिए। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जुडिशियरी के बारे में बात किया, साथ में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, एंड अब इस यूनिट में हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारत संविधान। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में 1872 में लाया गया। ठीक है, अब ये समझने से पहले आपको ये बात समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, चाहे 3-4 लेक्चर जो भी लगे, इस कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आप ये जान पाएंगे कि एग्रीमेंट किसको कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है, ऑफर किसको कहा जाता है ना, एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है, कंसिडरेशन किसे कहा जाता है, कौन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एंड मेजर क्या होता है, साउंड माइंड क्या होता है, कंसेंट होना क्या क्यों जरूरी है, लॉफुल एक्टिविटी क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, वेजर कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, डिस्चार्ज, ब्रीच, डैमेज। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक से रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, है ना, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जामिनेशन में नहीं, अगर आप क्लैट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, या फिर आप लोग कहीं भी देखते होंगे, है ना, तो एक चीज दिखता होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये भारतीय संविदा क्यों बनाया गया है? ऑब्वियसली लॉ है तो हर जगह पे होगा, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, फॉरेन कंट्री में भी होगा, पर इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है इंडिया में, कुछ कुछ लॉ हैं एप्लीकेबल है इंग्लैंड में, तो वो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो सोसाइटी का नीड है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के सोसाइटी का नीड हो। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, है ना। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो दो लोगों के बीच में, है ना, तो ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए अगर बोला जाए कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो उसमें था कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, है ना, जो लॉ के थ्रू इनफोर्सिएबल है, जो कानून उसको वैलिड मानता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि एक एग्रीमेंट क्या है ना, एग्रीमेंट क्या है। तो अब हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का बात करें तो ये सेक्शन 2H में डिफाइन है, सेक्शन 2H में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, आपको अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप चीजों को लिखते हुए चलिए। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन है, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बने तो आप टिक करके आना। ठीक है, अब डिफिनेशन क्या है कि एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट।
अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, और दूसरा वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा। अब हम एग्रीमेंट को समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called agreement। मान लीजिए कि हमें एक बुक बेचनी है, किताब बेचनी है, तो हमें और आप में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब बातचीत हुआ। हमने बोला कि ये बुक मैं 500 रुपये में आपको बेचूंगा। ठीक, अब आपने अपनी सहमति दे दी, आपने अपनी कंसेंट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम में और आप में एक एग्रीमेंट बना, है ना, कंसिडरेशन हुआ। तो ये जो हमारा बना, ये क्या है? एक एग्रीमेंट है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि फिर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंट क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है एग्रीमेंट से। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है एग्रीमेंट से, और जो एग्रीमेंट है वो कंसेंट ऑफ द पार्टीज से बनता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2A में डिफाइन है, और जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 2E में डिफाइन है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप हमेशा ये लाइन को, ये सेंटेंस को सुनेंगे, दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब इसको हम लोग समझते हैं, और यहीं से पूरा कॉन्ट्रैक्ट का खेल आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने वालों को अपना सहमति देता है तो वो एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट लॉ के थ्रू, मतलब कानून उसको वैलिड मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। कैसे? सपोज करिए कि मैंने अपनी गाड़ी आपको बेचा, 2 लाख रुपए में बेचा, तो ये सही काम है ना, इसमें कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं है। तो ये क्या बन गया? एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैंने कहा कि मैं अपना गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचता हूं। ठीक, आपने हाँ कर दिया, मतलब आपने अपना सहमति दे दिया। अब दोनों के बीच में क्या बन गया? एक एग्रीमेंट। अब गाड़ी तो फ्री में मैं आपको दूंगा नहीं ना, पैसे तो कुछ चाहिए। तो मैं 5 लाख रुपए में, जो मतलब 5 लाख रुपए है वो हमारा कंसिडरेशन है ना। 5 लाख रुपए हमारा क्या है? कंसिडरेशन है। तो 5 लाख रुपए में हमारा गाड़ी बिक गया। अब इसी का दूसरा पहलू देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि, और आपको भी पता है, ड्रग्स इज इलीगल इन इंडिया, है ना। ड्रग्स का जो सप्लाई है, ड्रग्स का जो खरीद बिक्री है, अफीम की खरीद बिक्री है, वो भारत में गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे वादा किया, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा कि मैं 10 किलो, है ना, अफीम, 10 किलो ड्रग आपको दूंगा, इसके एवज में आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये लॉफुल नहीं है। लॉ के थ्रू ये इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में। आप ये चीज बेहतरीन ढंग से आपने ये चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट। डिस्कस या फिर एलाबोरेट करने के लिए। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो मैंने बताया है, आप आंसर लिख के कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। तो ये चैप्टर के पहले का था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब हम आते हैं चैप्टर की ओर। तो वही चीज है, एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वैसा एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल करवाया जा सकता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और वो सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट,
एन एग्रीमेंट क्या है? एक सिंपल प्रॉमिस है जो हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, वो एक प्रॉमिस है, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में बात किया, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एन एग्रीमेंट। तो ये चीज़ आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा। मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? एक तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना बहुत ज़रूरी है चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक हमारा केस है वाल्फर वर्सेस वाल्फर। इसको बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर, है ना, अपना समय हमें दें। मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आपके पास, है ना, एक बेसिक बेस नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, फिर सब कुछ आपको हवा में लगेगा, है ना, कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन हम लोग फिर केस लॉज के आगे पे बात करेंगे, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उसका जो सेक्शन 10 है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले सेक्शन 11 जो कि कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, है ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को लॉ वैलिड मानेगा, इसके लिए सेक्शन 11 सबसे पहले कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि कौन कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें है वो है मेजर। पर्सन को मेजॉरिटी एज अटेन करना होगा। मेजॉरिटी एज अटेन करने का मतलब वो व्यक्ति 18 साल के नीचे से नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 साल के नीचे का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो संविदा नहीं कर सकता है, ठीक है। लॉ ऐसा मानता है कि 18 साल से नीचे वाले लोग की माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो कोई लीगल एक्शन ले सके। अब अलग बात है कि लोग बहुत बड़ा बड़ा कांड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ, सबसे पहले मेजर होना चाहिए, 18 साल से नीचे वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए, जो कि भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 12 इस चीज के बारे में बात करता है। साउंड माइंड मतलब व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, है ना, व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट के नियम को वो समझ सके, ठीक है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शराब पिए हुए है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 12 भारतीय संविदा अधिनियम का कहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। जैसे अनिल अंबानी, आपको ही पता है, बैंकरप्ट के केस में उनको ऐसा कहा गया है कि उनको मतलब बैंकरप्ट घोषित किया गया है, तो ऑब्वियस है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली हो रहा है। आपने भी देखा होगा, आई थिंक वो कोई एक मिसाइल था, उसके बारे में उन्होंने डेवलप कर रहा था, उन्होंने किया था डेवलप, तो खैर वो अलग मसला है। तो आपको पता चल गया, सबसे पहले कैपेसिटी होना चाहिए, इंसान 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 14, सेक्शन 14 जो है वो फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। और सेक्शन 13 कंसेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट और सेक्शन 13 में कंसेंट का डेफिनेशन मिलता है। अब फ्री कंसेंट क्या क्या होगा? सबसे पहले तो कोर्सन नहीं होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को आप दबाव में रख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। होता है ना, अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है तो अपने से नीचे तबके के लोग को डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो आप वैसा
नहीं कर सकते हैं। ये आपको कौन रोकता है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 15 आपको इस चीज से रोकता है कि आप किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहता है कि एक अफेक्शन के थ्रू, किसी भी व्यक्ति के अफेक्शन के थ्रू, कोई एक रिलेशनशिप के थ्रू आप उस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, आप कोई टीचर से पढ़ रहे हैं और आपको कोई ज़मीन बेचना है। ठीक, कोई ज़मीन आप बेच रहे हैं और वो टीचर ने उन टीचर को खरीदना है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, भगवान जो गुरु जो होता है वो भगवान के समान होता है, तुमको हमें बेच देना चाहिए और कम दाम पे ये ज़मीन हमें दे देना चाहिए। ठीक है, अब आप भी फंस गए, है ना, आपने ज़मीन दे दिया, तो ये क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया है। जैसे फादर सन पे, है ना, सन फादर से, बाप अगर बेटे से कोई हक के लिए काम करवाए तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में होता है। अगर बेटा किसी चीज़ का फ़ायदा उठाए तो वो सेक्शन 16 के अंदर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत रोका गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रॉड। आप फ्रॉड नहीं करेंगे, अगर फ्रॉड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फ्रॉड के बारे में सेक्शन 17 बात किया गया है। फ्रॉड के बारे में अगर हम लोग एग्जाम्पल एक लें तो मान लीजिए कि मैं एक घोड़ा खरीदने गया। ठीक है, मैं घोड़ा खरीदने गया 20,000 का, 30,000 का, जो भी है। ठीक है, और आप घोड़ा बेच रहे हैं हमसे, तो मैंने पूछा कि घोड़ा सही है ना, मतलब घोड़ा स्वस्थ है ना? ठीक है, अब आपने बोल दिया हाँ। अब मैं घोड़े के अंदर तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाएगा, या फिर घोड़ा कोई इंसान तो है नहीं कि हमें बताएगा कि हमें ये बीमारी है। और घोड़ा लेने के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद वो घोड़ा मर जाता है। ठीक है, और जब हमें पता चलता है कि इस घोड़े को कोई बीमारी थी, तो मैं आप पर फ्रॉड के केसेस सेक्शन 17 के तहत लॉन्च कर सकता हूं कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ठीक है। अगला मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज था हमारा फ्री कंसेंट के लिए। अब एक और है सेक्शन 23 जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे? कोई इन्होंने फ्रॉड किया है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी जो भी किया जाता है तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। एंड लास्ट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, जैसे अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आई होप सो आपको थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। एज अ लॉ स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू नो योर राइट्स, यू मस्ट हैव टू नो द लीगल बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर और दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है। वॉइड एब इनिशियो, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर शुरू से होते हैं तो उसको वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। ठीक है, जैसे सेक्शन 24 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन, मैंने या फिर आपने, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हमें मारने के लिए, हमें जान से मार देने के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन था वो 1,00,000 रुपया था। नहीं 1,00,000 रुपया नहीं, इतना सस्ता, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फिर भी 1,00,000 रुपया आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमें मारने के लिए। ठीक है, सामने वाला पैसा दे दिया आपको मारने के लिए। अब आप हमें मारे नहीं, मुकर गए आप। ठीक, अब सामने वाला क्या कहेगा कि हमने 1,00,000 रुपया तुम्हें दिया था, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? अब क्या जो व्यक्ति तुम्हें पैसा दिया था 1,00,000 रुपया, वो कोर्ट जा सकता है ये करने के लिए कि मैंने इसे 1,00,000 रुपया दिया था सामने वाले को मारने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोर्ट कहेगी कि दिस इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, दिस इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। किसी को मारना
is not a contract, and that is come under the unlawful activities, come under the unlawful object, unlawful consideration. तो ये सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। फिर 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, है ना, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी को भी शादी विवाह करने से रोक रहे हैं तो वो भी, उसे भी वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। किसी को अगर आप व्यापार करने से रोक रहे हैं तो उसे भी वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर हट गया था, बट आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड आई होप सो कि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ठीक है। अब एक केस लेते हैं हम लोग, है ना, वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का। वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस क्या होता है, अब मैं शुरू से इसे बता देता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ना कि केस लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। मैंने जुडिशरी में भी हमारा बहुत सारा केस था, केशवानंद भारती का केस था, MC मेहता का केस था, मेनका गांधी का केस था, है ना। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में भी हमारा केस था, 2-3 केस था हमारा, तो आप याद रखिएगा। एंड वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू विल स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर case laws in your semester examination when you come in your college after clearing the examination, ठीक है। तो वॉल्फर वर्सेस क्या होता है ना, वॉल्फर एक मतलब हस्बैंड का नाम होता है और वॉल्फर भी मतलब उसकी वाइफ का नाम होता है। जनरली इंडिया में क्या होता है कि मैरिज के बाद, है ना, वुमेन के टाइटल हस्बैंड वाला ही लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर क्या था कि हस्बैंड एंड वाइफ वेंट ऑन अ लीव टू इंग्लैंड एंड द वाइफ फेल इल इन इंग्लैंड। एक हस्बैंड और वाइफ दोनों छुट्टी मनाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर जो उसकी पत्नी है वो बीमार हो जाती है, ठीक है। The doctor who treated the wife advised her to take full bed rest and remain in England in order to continue the treatment. और वो बीमार हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, अब वहाँ पे बीमार पड़ी है तो इंग्लैंड में ही दिखाएगी, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एडवाइस किया आप फुल बेड रेस्ट करिए, है ना, एंड आपको इंग्लैंड में ही रहना है कंटिन्यू चेकअप करवाने के लिए, ठीक है। द वाइफ स्टेड इन इंग्लैंड, तो वाइफ जो है वो इंग्लैंड में ही रुक गई। व्हेन द लीव वॉज ओवर द हस्बैंड वेंट टू सीलोन वेयर ही वॉज एम्प्लॉयड एंड प्रॉमिस टू सेंड अ सम ऑफ $30 टू द वाइफ एवरी मंथ टू फॉर हर स्टे इन इंग्लैंड। उसके बाद जो उसका हस्बैंड है वो सीलोन चला जाता है काम करने के लिए, ये वादा करके कि हर महीने, है ना, हर महीने वो $30 अपने वाइफ को मेंटेन करने के लिए भेजेगा इंग्लैंड। He sent the amount for some time and later on, due the difference and misunderstanding between them, the husband stopped sending the amount. कुछ समय के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ बातें हुई होंगी, हस्बैंड वाइफ को पैसा देना बंद कर देता है, ठीक है। द वाइफ इनिशिएटेड एक्शन टू रिकवर द एरियर्स ड्यू टू हर। The court had dismissed it on the ground that the agreement entered into between the husband and the wife was not contract. The arrangement between the husband and the wife was only a moral obligation and the parties never intended to create any legal relationship. और पैसा देना वो बंद करता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो कोर्ट में केस कर देती है। अब कोर्ट जजमेंट देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो एक लव के कारण, वो एक अफेक्शन के कारण भेज रहा था, है ना, और हस्बैंड का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। इसीलिए कोर्ट केस को डिसमिस कर देता है और वाइफ मतलब जो हस्बैंड है उसको लाइबल नहीं माना जाता है, ठीक है। और तो ये हुआ डिसीजन कोर्ट का वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर में। आप एक बार लेक्चर सुन भी लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। The decision clearly shows that agreement that create a legal obligation are only contract and those agreement that do not intend to create legal relationship are not contract. तो ये आपके लिए भी एक सीख है, अगर कोई व्यक्ति ना
अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसे आप रियल मत माना करिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है नहीं, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप केस नहीं कर सकते हैं दोबारा कोर्ट में जाकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू स्यू इन द कोर्ट, ठीक है। तो आई होप सो इतना चीज आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं द मेकिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, जनरल प्रिंसिपल। अब तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ गया, अब बनेगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट? तो उसके लिए क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ऑफर दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, डिस्चार्ज, रेमेडीज, इम्पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ें हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्या क्या हमारा ज़रूरी है? मान लीजिए अब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम में और आप में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देंगे? एक ऑफर देंगे आपको, ठीक है। ऑफर एक देंगे कि मेरा घर है, आप खरीदना चाहेंगे, आप खरीदना चाहेंगे 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो 10 लाख रुपए में हमने आपको ऑफर दिया कि आप मेरा घर खरीदना चाहेंगे, या फिर कोई जमीन है ना, जमीन को ही का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 20 लाख रुपए में एक जमीन हम बेच रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमने आपको ऑफर दिया, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे 20 लाख रुपए में जमीन चाहिए, तो ये जो 20 लाख रुपया है ना, वो कंसिडरेशन है, ठीक है। हमने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, और 20 लाख रुपया क्या है? कंसिडरेशन है। और वो फिर बनता है हमारा एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसीड्यूर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अगर ये चीजें नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। हमने कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल में बात किया, इसी वजह से मैंने पहले ही वो चीज़ें बता दिया था आपको। फ्री कंसेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, ठीक है। तो इन टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर को कंप्लीट किया। हम लोगों ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ऑफर के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।